स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीच टेक में। और इस क्लास में हम क्लास 12th स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर के कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे, है ना। कहने का मतलब बेसिक हम इस लेवल का करेंगे कि उस बेसिक के आधार पर आपके क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो जाए। तो क्लास 12th मैथ्स का जो सिलेबस है, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर है संबंध एवं फलन। नाम से क्लियर है, संबंध और फलन, जिसमें से इसको बोला जाता है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस ये दो पार्ट में है। एक तो संबंध अलग दिख रहा है यहाँ पर और दूसरा है फलन। तो आपको पढ़ना भी दो पार्ट में है। पहले हम उस बात को समझेंगे, उस आधार पर एक्सरसाइज मिलेगी। जैसे देखिए यहाँ पर संबंधों के प्रकार पढ़ेंगे और उस आधार पर एक एक्सरसाइज आपको मिलने वाली है। फिर उसके बाद में फलनों के प्रकार का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे हम कि फलन क्या होता है, किस प्रकार का होता है, क्या 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 इसकी प्रॉपर्टीज होती है, ये सारे गुणधर्म वगैरह पढ़ेंगे और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज करेंगे। फिर फलनों का संयोजन तथा उसकी व्युत्क्रमणीय फलन, जो व्युत्क्रमणीय फलन होते हैं वो क्या होते हैं, ये बातें हम थर्ड एक्सरसाइज में पहले बेसिक पढ़ के थर्ड एक्सरसाइज में क्लियर करेंगे। और लास्ट एक्सरसाइज रहेगी द्विआधारी संक्रिया और उसके बाद में फिर विविध प्रश्नावली। अगर नए सिलेबस के हिसाब से बोला जाए, जो कुछ राज्य में सिलेबस कम हो गए, अगर मान लिया ये पुराना सिलेबस है तो उसके अकॉर्डिंग ये है पूरा, और जो नया सिलेबस है उसमें केवल ये दो पार्ट बचे और ये वाला पार्ट उससे हटा दिया और ये वाला भी पार्ट उससे हटा दिया गया। कहने का मतलब न्यू सिलेबस के हिसाब से केवल दो ही पार्ट हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो पढ़ेंगे तो हम सारी चीज़ें, ठीक है। जिसके सिलेबस में ये नहीं है वो उसको हटा देना। चलिए, अब यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है कि भूमिका। अब यहाँ काय की भूमिका पढ़ेंगे। तो जो संबंध और फलन है ना, आपको याद होगा कि जब हम 11th क्लास में थे तो 11th क्लास में भी एक चैप्टर था संबंध और फलन, और वो किसके बाद में था, समुच्चय। एक पहला चैप्टर समुच्चय और दूसरा संबंध और फलन था। वो जब तक हमें समझ में नहीं आएगा 11th क्लास का कॉन्सेप्ट, तब तक ये बातें उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगी। कहने का मतलब कहीं ना कहीं 11th क्लास के कॉन्सेप्ट के आधार पर ये 12th क्लास आपको यहाँ पर समझ में आने वाला है। तो हम रिव्यू करेंगे, मतलब एक शार्ट में 11th क्लास का जो बेसिक था उस बात को समझेंगे जिसकी हमें इस चैप्टर को समझने के लिए आवश्यकता है, और उसके बाद में इस चैप्टर को समझेंगे तो बिल्कुल जीरो लेवल से तो हर एक बात आपको समझ में आने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। ये टीच टेक ऐप है और यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट कोर्स अवेलेबल होता है। कंप्लीट सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, सारे उदाहरण, सारे क्वेश्चन, सब कुछ, नोट्स, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सब कुछ यहाँ पर आपको उपलब्ध होता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। आपको ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगी एप्लीकेशन, आप सर्च करेंगे, यदि आपके पास में है तो वहाँ पर आप देख भी सकते हैं इसको। अध्याय 1 है, इस पर डिस्कशन कर चुके। संबंध और फलन इसका चैप्टर का नाम है, और प्रश्नावली 1.1 का अभी हम यहाँ पर बेसिक समझ रहे हैं। और बेसिक के बाद में फिर एक उदाहरण करेंगे सारे, और उदाहरण के बाद में सारे क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में करने वाले हैं, आपको मज़ा आ जाएगा, मतलब ठीक है ना। और इस वीडियो को के देखते देखते में ही आपका यहाँ पर सिलेबस भी कवर हो जाएगा, और उससे रिलेटेड चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आपसे बनने लगेंगे। ये मेरा ये कमिटमेंट है आपसे, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। और उसके साथ में आपको भी उसके लिए कमिटेड रहना पड़ेगा कि जो जो बातें मैं यहाँ पर बताते जा रहा हूँ उन सारी बातों के आपको नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। और जहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है उसको नोट भी करते हुए चलना है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक की ही बात करेंगे, संबंध की। एक एक करके बात करेंगे। पहले संबंध है, फिर उसके बाद में फलन है। तो पहले संबंध पर बात करते और उसकी पहली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, फिर फलन पर पहुंचेंगे। तो एक एक करके बात करते। अभी तो थोड़ी देर के लिए आप ये सोच लो कि इस चैप्टर का नाम क्या है, संबंध है, यानी कि रिलेशंस है, बस। अभी फंक्शंस की हम बिल्कुल भी यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, और आपको भी नहीं सोचना है फलन है क्या, कैसा होता है, क्या होता है, उससे कोई लेना देना अभी नहीं है। हमें पढ़ना है संबंध को।
तो 11th क्लास का संबंध हमें समझना पड़ेगा। और दूसरी बात, 11th क्लास में हमने कार्तीय गुणन पढ़ा था, हमने कार्तीय गुणन, ये क्या होता है इस बात को समझना पड़ेगा। और कार्तीय गुणन को समझने के लिए आपको समुच्चय को समझना पड़ेगा। और मुझे विश्वास है कि आप सभी को समुच्चय के बारे में और कार्तीय गुणन के बारे में मालूम है, लेकिन मैं फिर भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ। और समुच्चय को और कार्तीय गुणन को फिर से मैं एक 60 में, कार्तीय गुणन तो फिर से मैं 60 में दोनों चीज़ें बता देता हूँ ताकि समुच्चय को बिल्कुल आसानी से समझा जा सके। पहली बात तो समुच्चय, समुच्चय समुच्चय क्या है, इसकी परिभाषा बड़ी मजेदार है। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। क्या बोलते हैं? वस्तुओं, ये सारी बातें आप नोट करते चलो, ये मत सोचना कि सर ये तो 11th क्लास में हमने पढ़ लिया था। अरे करो नोट, उसकी आपको जरूरत है। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है, बढ़िया छोटी सी परिभाषा है इसकी। अब सुपरिभाषित कैसा? तो कोई भी चीज है उसको सुपरिभाषित कर लो। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास में कुछ संख्या है 2, 4, 6, 8, 10, ये वाली संख्या है। मुझे एक बात बताइए कि ये जो संख्याएं लिखी है मैंने, इन संख्याओं को देख के आपको क्या फीलिंग आ रही है? कैसा लग रहा है इन संख्याओं को देख के? तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सारी की सारी संख्या क्या है? सम प्राकृत संख्या है क्या? हाँ, है ना। 2, 4, 6, 8, 10 सम, जो ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य है, सम प्राकृत संख्या है। अगर आपने बोला कि ये वाली क्या है? सम प्राकृत संख्या है, तो मैं मान लूंगा क्या? मैं चेक करूंगा। आपने बोला कि सम प्राकृत संख्या है, तो सम प्राकृत संख्या क्या होती है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और आगे भी तो आती है। तो आपने इसको सुपरिभाषित नहीं किया था। आपने ऐसा आंसर देना चाहिए था कि ये जो दिखाई दे रहा है ये सम प्राकृत संख्या है जो कि 10 तक है। ब्रेक लगाना है आपको, ब्रेक लग गया, 10 तक ही है, 10 के आगे नहीं है। तो आपको यहां पर ब्रेक लगाना जरूरी है। कहने का मतलब ये जो शब्द है ना सुपरिभाषित, ये बड़ा काम का है। परिभाषित तो आपने पहले भी किया था इसको कि ये प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या है, लेकिन सुपरिभाषित नहीं किया था। किया था क्या सुपरिभाषित? नहीं, सुपरिभाषित नहीं किया था। अगर आप बोलोगे कि ये जो संख्या है सम प्राकृत संख्या है जो कि 12 से छोटी है, अब किया ना सुपरिभाषित। तो मीनिंग सभी के लिए एक जैसी होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि अच्छा चलो खड़े, यहां पर 50 बच्चे हैं, खड़े हो जाओ, बताओ ये क्या लिखा है। तो बच्चे ने बोला कि सम प्राकृत संख्या है। दूसरे बच्चे क्या समझेंगे? बोलेंगे कि सम प्राकृत संख्या मतलब आगे भी आने वाली है। बच्चे ने बोला कि सम प्राकृत संख्या है जो कि 12 से छोटी है। अब सारे बच्चे समझ जाएंगे कि ये बच्चा क्या बोलना चाह रहा। तो ऐसा सुपरिभाषित करना आवश्यक है। ठीक है। अब वस्तुओं को, अरे ये वस्तु, ये संख्या है या इसके जगह कुछ भी वस्तुएं भी हो सकती है, आम, जाम, केला, संतरा, मौसम्बी, ये कुछ भी वस्तुएं भी हो सकती है, फल भी हो सकते हैं, सब्जी भी हो सकती, मतलब कुछ भी हो सकती, दुनिया की कोई भी वस्तु हो सकती है, लेकिन उसको सुपरिभाषित करना है बस। और उसका जो संग्रह रहेगा उसी को क्या बोला जाता है? समुच्चय कहा जाता है। इतनी बात स्पष्ट है ना? सुपरिभाषित, बस ये याद रखो आप। अब जो समुच्चय होता है ना, हमारे पास वस्तु है, मैं लिख देता हूं, इन वस्तुओं को लिख देता हूं यहां पर। तो मेरे पास वस्तु है 2, 4, 6, 8, 10। तो ये जो वस्तु है, हम मैथ्स से पढ़ रही ना, तो मैथ्स के कुछ नियम होते हैं, उस नियम को आपको फॉलो करना है।
अब इसके लिए समुच्चय के लिए क्या नियम है? समुच्चय के लिए नियम क्या है? जो वस्तु ये रहेगी उसको कामा से अलग अलग किया जाता है, ऐसा कामा लगाना जरूरी है। और ये जो वस्तु है उसको सर्पाकार कोष्ठक के अंदर बंद कर दिया जाता है, सर्पाकार कोष्ठक ही लगाना जरूरी है। आप बोलोगे नहीं सर हमको तो और एक कोष्ठक याद है, ये भी तो कोष्ठक होता है छोटा कोष्ठक। आप बोलोगे कि नहीं सर मुझे तो बड़ा कोष्ठक भी मालूम है, इनसे ये वाले कोष्ठक लगाओगे तो समुच्चय नहीं बनेगा। उसके नियम है कि भैया आपको सर्पाकार कोष्ठक के अंदर ही बंद करना है, इसके अलावा नहीं, और कामा से इसको सेपरेट करना है। और ये जो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह रहेगा ना, इस संग्रह को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये कर दिया मैंने प्रदर्शित। अब अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी लेटर हो सकता है, ए बी सी डी, लेकिन कैपिटल होना जरूरी है, बड़ा लेटर होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने ये बोल दिया इस समुच्चय को, नहीं, ये गलत बात है। ये तो छोटा लेटर है भैया, छोटे से प्रदर्शित नहीं किया जाता। इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है? बड़े से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और ये जो होते हैं ना अवयव, ये जो वस्तु, इन वस्तुओं को बोला जाता है अवयव। क्या बोला जाता है? अवयव कहा जाता है, या सदस्य भी, सदस्य, अवयव या सदस्य। दो क्या है? समुच्चय ये को कैसे प्रदर्शित किया? ए से प्रदर्शित किया। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि जो दो है ना वो इस समुच्चय का सदस्य है, चार जो है उसका इस समुच्चय का सदस्य है या अवयव है, 6 जो है वो इसका अवयव है, 8 जो है इसका। तो इतनी बड़ी बात मेरे समय तो अच्छी नहीं लग रही ना। 7 इस समुच्चय का अवयव, हम तो मैथ्स से पढ़ रहा है, स्मार्ट काम कर रहा है, तो मैथ्स की ही लैंग्वेज में आपको बोलना पड़ेगा। 2 समुच्चय ए का सदस्य है तो बिलोंग्स टू, 2 इज बिलोंग्स टू ए। 2 समुच्चय ए का अवयव है क्या? हाँ है ना। 8 इस समुच्चय का अवयव है या नहीं है? हाँ है, अवयव है। 10 इस समुच्चय का अवयव है क्या? हाँ है। तो इतनी बड़ी बात को आप ऐसे छोटे से संकेत के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। कोई अवयव है 6, 4 इस समुच्चय का अवयव है क्या? हाँ है। तो ऐसे प्रदर्शित करना है। 7 इस समुच्चय का अवयव है क्या? 7 इसके अंदर, अरे ये समुच्चय को बाद में लिखा जाता है, अवयव को पहले लिखा जाता है। 7 इज बिलोंग्स टू ए। अच्छा 7 है क्या इसमें लिखा हुआ? नहीं, 7 तो है ही नहीं। तो फिर कैसा लिखेंगे भाई? तो इसके ऊपर ऐसा लगा दिया जाता है, 7 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, 7 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, 7 इसका अवयव नहीं है, ऐसा बोला जाता है। तो मेरे ख्याल से, अच्छा जैसे मान लिया जाए ये है, ये इज बिलोंग्स टू ए। अच्छा छोटा ये जो है ये अवयव है, वो इसके अंदर दिखाई दे रहा क्या? नहीं दिखाई दे रहा, तो हम बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू। बस इतना सा काम है समुच्चय में। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपको मालूम होगी। अब समुच्चय के उप समुच्चय, उप समुच्चय ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये वाला कॉन्सेप्ट उप समुच्चय, आपने 11th क्लास में समुच्चय के प्रकार पढ़ा था, समुच्चय पर संक्रियाएं पढ़ी थी, उसका वेन आलेख बना था, वेन डायग्राम, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, है ना। और है तो कायदे से सारी काम की, लेकिन जहाँ पर जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम उसको कवर करते हुए चलेंगे। लेकिन उप समुच्चय आपका जानना बेहद ज़रूरी है। अगर मान लिया जाए
मेरे पास में एक समुच्चय है, ए, या दूसरा समुच्चय बना देता हूं मैं, B इज इक्वल टू ए बी और सी। समुच्चय ए में 3 अवयव है, ए बी और सी। मतलब आप ऐसा मत समझ बैठना कि सर आपको कैसे मालूम कि बी में, मैंने एक उदाहरण लिया है कि भाई एक बी समुच्चय है मेरे पास जिसके अंदर 3 अवयव है। अब इसके उप समुच्चय कितने हो गए? उप समुच्चय मतलब छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है ना। इसके कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं? तो देखिए मैं क्या करता हूं, केवल ए को लेता हूं, अकेले ए को, अकेले बी को लेता हूं मैं, अकेले सी को लेता हूं, एक एक करके ले लिया। अब क्या करता हूं मैं, ए बी को लेता हूं मैं, ए बी, दो दो को लेता हूं मैं, और बी सी को लेता हूं मैं, और बी सी को ले लिया, और एक ए सी को भी ले लेता हूं। अब मैंने क्या किया, दो दो को ले लिया यहां पर। किसको ले लिया? दो दो को। पहले एक एक अवयव को ले लिया सभी को, फिर दो दो अवयव को ले लिया, और कुछ बचा है क्या? दो दो का अवयव को। देखिए ए बी ले लिया, बी सी ले लिया, और ए सी ले लिया। आप बोलेंगे कि सर आपने सी ए तो लिया ही नहीं। सही बात है, सी ए नहीं लिया था मैंने। अरे ए सी लिया ना, तो ए सी का मतलब और सी ए का मतलब एक ही है। अगर मैं इसका क्रम बदल दूं तो समुच्चय में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों की मीनिंग एक ही है। आप बोलेंगे कि सर सी बी नहीं लिया आपने, सी बी, आपने बी सी लिया है, तो सी बी का मतलब और बी सी का मतलब एक ही है ना। तो क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि आपको ये डबल नहीं लिखना है। एक एक ले लिया, फिर दो दो ले लिए। अब मैं तीनों को ले लेता हूं, ए बी और सी। फिर आप ये मत सोचना कि सर बी ए सी भी तो होगा, नहीं। ए बी सी का मतलब ए बी सी, इसका मतलब, और बी ए सी इसका मतलब एक ही होता है। क्यों? मतलब क्यों होता है? तो थोड़ा सा लॉजिकल सोचो आप, लॉजिकल सोचो। लॉजिकल कैसा? मेरे पास में ये समुच्चय है, इसके अंदर कितने अवयव है? तो 3 अवयव है। कौन से है? तो ए बी सी। ये समुच्चय है, इसके अंदर कितने अवयव है? बी ए सी। अरे दोनों का मतलब ऐसा नहीं लगा आपको कि दोनों का मतलब एक ही है? ऐसा समझिए, एक परिवार है जिसके अंदर, उस परिवार में एक अभय नाम का बच्चा रहता है, एक बबलू नाम का बच्चा रहता है, एक चंदू नाम का बच्चा रहता है। अब इसका क्रम बदल दो। एक परिवार है जिसमें बबलू नाम का बच्चा रहता है, अभय नाम का बच्चा रहता है, और चंदू नाम का बच्चा रहता है। दोनों का मतलब एक नहीं हुआ क्या? दोनों का मतलब तो एक ही हुआ। क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता है समुच्चय में। तो सारी चीजें हो गई क्या इसमें? एक बची है। एक अवयव लिया, दो लिए, 3 लिए, और एक बार क्या करता हूं मैं, एक भी अवयव नहीं ले रहा हूं, खाली छोड़ देता हूं। तो ये सारे के सारे खाली खाली रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय भी इसका उप समुच्चय होता है, और स्वयं भी उसका उप समुच्चय होता है। और इसके कुछ अवयव अलग अलग ले लिए तो वो भी क्या होते हैं, इसके उप समुच्चय होता है। तो रिक्त को ऐसा लिखो, चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ऐसा चिन्ह लगा दो, ऐसा। इसको बोला जाता फाई। क्या बोला जाता? फाई। अल्फाबेट, ये ग्रीक वर्ड है फाई, ग्रीक अल्फाबेट का लेटर है जिसको खाली समुच्चय से प्रदर्शित किया जाता है। अब फाई लिखने के बाद में सर्पाकार कोष्ठक नहीं लगाया जाता, ये बात याद रखना। आप ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, दोनों का अर्थ एक ही है। इसके अंदर कोई अवयव नहीं है, और फाई का भी मतलब होता है कि एक समुच्चय है जिसके अंदर कोई अवयव नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बन गए? इसके उप समुच्चय बन गए। तो उप समुच्चय कितने बनते हैं, ये मजेदार बात है। उप समुच्चय कितने? उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? अगर आपके पास में एक समुच्चय है तो उसके कितने उप समुच्चय बनेंगे? तो गिन लो। 3 अवयव थे इसमें, 1 2 3,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मान लिया जाए कि आपके पास में एक समुच्चय है एक्स, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे बहुत सारे अवयव है। कितने हैं? 2 4 6 अवयव दिखाई दे रहे हैं यहां पर। अब 6 अवयवों के कितने उप समुच्चय बन सकते हैं? अगर किसी समुच्चय में अगर 6 अवयव है तो इसके कितने उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं? अब आप सोचिए, आपके पास में यहां पर 3 ही अवयव थे तो आपने इतनी मेहनत करनी पड़ी, तब आपको पता चला कि इसके 8 अवयव है। अगर ज्यादा रहे तो, अगर 10 अवयव है तो फिर कब तक बनाते रहेंगे? तो इसका एक फार्मूला है, और फार्मूला क्या बोलता है? उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या होती है 2 की घात n। 2 की घात n मतलब जहां n का मान कितना है? n अवयव की संख्या, समुच्चयों में, समुच्चय में अवयवों की संख्या, समुच्चय n समुच्चय में अवयवों की संख्या को प्रदर्शित करता है। अवयवों की संख्या है। ये बात समझ में आ गई? कहने का मतलब अब हमारे पास में कोई भी समुच्चय हो, उसमें कितने उप समुच्चय बनेंगे ये हम बता सकते, और इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखना और परमानेंट याद रखना। जैसे मान लिया जाए कि अब हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 अवयव है, तो इसके अगर हम उप समुच्चय बनाने की कोशिश करें तो कितने उप समुच्चय बना सकते हैं? तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 2 की घात 6 और 2 की घात 6 कितना हो जाएगा? 64। मतलब इसके जो उप समुच्चयों की संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी? 64 होगी। 2 की घात 6 का मान कितना होता है? 64 होता है। और बताइए, अगर मान लिया जाए मेरे पास में एक समुच्चय है और इसमें हमारे पास में अवयव है 1 2 3 4, तो इसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 की घात 4। क्यों? क्योंकि इसमें 4 अवयव है। तो ये हो जाएगा 2 गुणित 2 4, 4 चौक 16, मतलब 16 उप समुच्चय बनाए जा सकते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसी को आपको संबंध और फलन में भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना? तो हमने क्या देखा? समुच्चय क्या है, इसमें उप समुच्चयों की भी संख्या देखी। अब कार्तीय गुणन क्या है, इस बारे में हम यहां समझते हैं। अब देखना है हमें समुच्चयों का कार्तीय गुणन। समुच्चयों का मतलब एक से ज्यादा समुच्चय रहेंगे, उनका क्या करना है? हमें कार्तीय गुणन करना है। और कार्तीय गुणन क्या होता है? तो जस्ट एक गुणनफल के जैसा होता है। कैसे गुणनफल के जैसा होता है? बड़ा सिंपल तरीके से समझिए। जैसा मेष में आज तक गुणनफल करते आ रहे, कैसा गुणनफल? जैसे मान लिया जाए एक ऋण y या एक धन y में हमें a प्लस b का गुणा करना है, तो कैसा गुणा करोगे? पहले x का गुणा इसमें भी कर देंगे, इसमें भी कर देंगे। जब x का गुणा इसमें करेंगे तो ax प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो bx, इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस ay, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस by। ऐसे गुणा करते कि नहीं? इसका पहले सबके साथ, फिर इसका सबके साथ। सेम कॉन्सेप्ट है कार्तीय गुणन। अब याद रखना कि आपको मैंने जो गुणनफल बताया तो सेम इसी टाइप से आपको कार्तीय गुणनफल करना है। अब कैसे करेंगे तो इस बात को समझते हैं हम। मान लिया जाए कि हमारे पास 2 अरिक्त समुच्चय है। 2 अरिक्त समुच्चय का मतलब 2 समुच्चय है जो रिक्त नहीं है, खाली नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ अवयव है। और वो कैसे है? a बराबरी से मेरे पास एक समुच्चय है a कामा b, और c भी लिख देता हूं मैं, चलो ये c लिख दिया, और b बराबर से 1 कामा 2, 2 अवयव b में है और 3 अवयव समुच्चय a में है। अब हमें क्या है? कार्तीय गुणन करना है। कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन। अब कार्तीय गुणन कैसे करना है भाई? तो a का गुणन है तो गुणा तो लगाना ही है बीच में, a का b के साथ करना है। तो
कोई भी छोटा सा बच्चा कर लेगा इसको। गुणन अगर मेथड हमें पता है तो बड़ा आसान काम है। गुणित b लिख दो 1,2, कितना 1,2। याद रखना कि ये पहले लिखा है इसलिए ये समुच्चय को पहले लिखना है, b बाद में लिखा है इसलिए बाद में लिखना है। इसमें क्रम का बड़ा महत्व है। अब गुना करने का जो तरीका हमने बताया था सेम ऐसा ही गुना करेंगे। यहां पर देखना a का गुणनफल 1 में भी करेंगे 2 में भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 a कामा 1 a कामा 2, a का दोनों में हो गया ना। ऐसा किया जाता है, मतलब उसको अवयव के रूप में और कामा के रूप में ही लिखा जाता है। ऐसा इसको बोला जाता है युग्म। ये पहला युग्म है और ये दूसरा युग्म है। अब a का हो गया, अब b का दोनों में कर देंगे, तो b कामा 1 और b कामा 2, b का भी हो गया। अब c का कुछ छोड़ना नहीं है, सबका सब में करना है, मतलब c का आप सब में करेंगे, दोनों में करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा c कामा 1 और c कामा 2, और ये हो गया कार्तीय गुणन। समझ में आई बात? आसान काम है ना। हमने बोला कि a का b के साथ कार्तीय गुणन कीजिए, तो हमने यहां पर गुणन कर दिया। क्रम का बड़ा महत्व है, जिसमें ये क्या है युग्म कहलाते हैं। ये क्या है युग्म है, और इन युग्मों का पहला जो अवयव होता है ना, ये पहला अवयव, ये पहले अवयव है ना, ये पहला अवयव इसके अवयव होते हैं इस समुच्चय के, और जो बाद में लिखे हैं ना वो बाद वाले के अवयव होते हैं। अब इसको क्या किया जाएगा, सर्पाकार कोष्ठक के अंदर बंद कर दिया जाएगा। सर्पाकार कोष्ठक के अंदर बंद कर दिया जाएगा। अब आपको याद आ रहा होगा कि ये बातें जो हो रही है ये तो समुच्चय जैसी ही है कि नहीं? ये समुच्चय जैसी, हाँ बिल्कुल समुच्चय जैसी है। कैसे? ये जो मैंने अंडरलाइन की है, ये पहला युग्म, दूसरा युग्म, तीसरा युग्म, चौथा युग्म, पांचवा और छठवां युग्म, इनके बीच और इन सारे अवयवों को सर्पाकार कोष्ठक के अंदर बंद कर दिया जाए तो हमारे पास में जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, एक समुच्चय प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह जो कार्तीय गुणन है समुच्चय की तरह ही काम करता है, समुच्चय के ही गुणों को संतुष्ट करता है। मतलब ये भी एक प्रकार का समुच्चय बन गया। इसीलिए हमने जो शुरुआत की है इस चैप्टर की समुच्चय से की है, और जब हम संबंध और फलन पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसी से रिलेटेड बात की जाएगी। अब हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि हमने यहाँ पर a क्रॉस b किया, a का b में कार्तीय गुणन किया, क्या b का भी a में किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। तो अब आप तुरंत समझ गए होंगे कि पहले हमें समुच्चय b को लिखना पड़ेगा 1,2 और फिर क्रॉस, बाद में a है इसलिए बाद में a समुच्चय को लिखना पड़ेगा। तो a कामा b कामा c, कितना आसान काम है। अब क्या करेंगे, 1 का इसमें सब में कार्तीय गुणन कर देंगे जैसा करते हैं हम गुणनफल। कोई भी नया काम नहीं है। 1 कामा a, 1 का a के साथ, 1 का b के साथ, 1 का c के साथ, ऐसा लिख देंगे। ये हो गया 1 का सबके साथ। अब 2 का a b c के साथ, तो 2 का a के साथ, 2 का b के साथ और 2 का c के साथ, और ये कर दिया करली ब्रैकेट क्लोज, यानी कि सर्पाकार कोष्ठक बंद कर दिया, सर्पाकार कोष्ठक के अंदर लिख दिया। तो एक्चुअल हो क्या रहा है यहाँ पर, b क्रॉस a भी एक समुच्चय की तरह कार्य करेगा, और इस समुच्चय के ये अवयव होंगे। कौन अवयव होंगे? 1 कामा a पहला अवयव, 1 कामा b, 1 कामा c, ये सारे क्या है इसके अवयव है। तो मेरे ख्याल से आपको कार्तीय गुणन वाली बातें यहाँ पर समझ में आ गई होगी। आपको ये बात याद रखना है कि कार्तीय गुणन में होता क्या है। कार्तीय गुणन में जो हमारे पास में प्राप्त होता है वो इसके सारे अवयव का सारे अवयव के साथ में एक प्रकार का संबंध होता है। मतलब
एक का तीनों के साथ और दो का तीनों के साथ। अगर एक भी छोड़ देंगे तो उसको कार्तीय गुणन नहीं बोलेंगे। जैसे मान लिया जाए कि किसी बच्चे ने बोला कि सर मेरा ये छूट गया, तो गलत हो गया, ये कार्तीय गुणन थोड़ी है। कार्तीय गुणन मतलब पूरा कंप्लीट। ठीक है, अच्छा अब इसी उदाहरण में देखिए आप, मुझे एक बात बताइए कि ए के अंदर कितने अवयव है, समुच्चय ए में कितने अवयव है? अरे समुच्चय ए में कितने अवयव है? अवयव की संख्या कितनी है? 3 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मतलब समुच्चय ए में अवयवों की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है n ए के द्वारा। वैसे तो ऑर्डर ऑफ ए भी बोला जाता है इसको, और वो ए के भी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका अर्थ होता है कि इस समुच्चय में कितने अवयव है। तो कितने अवयव है भाई? इस समुच्चय में 3 अवयव है। ए में कितने अवयव है? 3 अवयव है। या उसको ये ज्यादा पॉपुलर है, तो ऐसा लिखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 3। और बी में कितने अवयव है? तो बी में है 2 अवयव दिखाई दे रहे हैं यहां पर। मुझे एक बात बताइए, कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या कितनी है? इसमें अवयवों की संख्या ए बी कर दो चाहे बी ए कर दो, कितने कितने है अवयवों की संख्या? 1 2 3 4 5 6। बी ए भी किया मैंने तो भी 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 अवयव है इसमें। अगर मुझे ए क्रॉस बी करना है, मतलब कार्तीय गुणन करना है, तो इसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी होगी? तो बड़ा सिंपल सा काम है, ए में अवयवों की संख्या गुणित बी में अवयवों की संख्या, दोनों का गुणा कर दो, और ए में अवयवों की संख्या समुच्चय है, और इसमें और y एक समुच्चय है, और इसके अंदर ए बी सी इसके अंदर है। मुझे एक बात बता, एलिमेंट्स इन सेट ए अवयव है। सेट y गुणित y, इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? तो बड़ा सिंपल सा काम है, आप तो बोलेंगे कि n x कर दो और n y कर दो, n y कर दो। इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 4। इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 3। तो 4 3 12, और सिंपल सी बात है ना भाई, जब भी ऐसा लिखा जाता है तो इसको युग्मों के रूप में ऐसा। तो क्या ये बातें समझ में आ गई? इस उदाहरण को, 2 उदाहरण मैंने यहां पर 2 बातें की है। एक तो कार्तीय गुणन कैसे किया जाता है और उसमें अवयवों की संख्या कितनी होती है, और यहां पर फिर से एक उदाहरण हमने यहां पर ले लिया। तो इसको अभी नोट नहीं करना है, इसकी प्रॉपर, और उसको नोट करना है परिभाषा को, उसके बाद उसको नोट करना है। ठीक है ना? कहने का मतलब हमने क्या किया, पहले इसका पूरा लॉजिक समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, क्या बोलना चाह रहा है, उसके बाद परिभाषा को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अभी आप देखिए परिभाषा कितनी आसानी से समझ में आए। कार्तीय समुच्चयों का कार्तीय गुणन, हमने क्या बोला था कि हमारे पास में 2
ए बी का कोई कॉपीराइट नहीं है कि आपको ए बी ही लेना है, पी क्यू ले लो, आर एस ले लो, जो समुच्चय लेना है अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर के द्वारा समुच्चय को प्रदर्शित किया जाता है। इसके अंदर कुछ अवयव है, इसके भी अंदर कुछ अवयव है, कहने का मतलब ये खाली नहीं है, इसके अंदर कुछ न कुछ अवयव है, ए बी सी हैं 1 2 3 ऐसे कुछ न कुछ अवयव है। इसलिए बोला है कि ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय है। तब दो समुच्चय ए तथा बी का कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए क्या बोला है, ए क्रॉस बी से प्रदर्शित किया जाता है दोनों का कार्तीय गुणन। और क्या आ जाता है, ये उन क्रमागत युग्मों का समुच्चय होता है जिसके प्रथम निर्देशांक, देखिए क्या बोला है, उन क्रमागत युग्मों का समुच्चय होता है। अब ये जो ए क्रॉस बी आएगा उसमें क्या आएंगे, युग्म आएंगे। युग्म आएंगे मतलब ए के भी अवयव रहेंगे बी के भी, जैसे इसका इसके साथ करेंगे तो ए कामा 1, ये युग्म हो गया एक, ए कामा 2, ए कामा 3, ऐसा होगा कि नहीं, ऐसे युग्म आएंगे और आगे भी आएगा फिर बी के साथ फिर सी के साथ। तो उन क्रमागत युग्मों का समुच्चय होता है जिसके प्रथम निर्देशांक ए के अवयव होते हैं। इनके जो पहले निर्देशांक रहेंगे ना, ये पहले समुच्चय के अवयव होंगे, और जो द्वितीय निर्देशांक है वो किसके अवयव होंगे, समुच्चय बी के अवयव होंगे। तो इसको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, तो अगर हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखे तो ए कामा बी बोल सकते हैं हम, सच दैट अवयव है, मतलब ए इज बिलोंग्स टू ए और बी इज बिलोंग्स टू बी, और ए बनेगा कार्तीय गुणन। तो आपको समुच्चय निर्माण रूप में भी लिखते आना चाहिए। फिर से और एक बार समझ लेना, अरे भाई ऐसे युग्म 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 बनेंगे ना, पहले स्थान पर क्या रहेगा, ए के अवयव रहेंगे, समुच्चय ए के अवयव। दूसरा स्थान रहेगा वो किसके अवयव रहेंगे, बी के अवयव रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये पहले लिखा है और बी बाद में लिखा है, बस इतना सा काम है यहां पर। तो यहां पर ये जो परिभाषा लिखी है द्वितीय निर्देशांक बी के अवयव है, अर्थात ये हमने यहां पर परिभाषा लिखी हुई है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद में आप ये वाला एग्जाम, अब कोई भी कॉन्सेप्ट हमारा बचना नहीं चाहिए। अब कुल संबंधों की संख्या, पहली बात तो संबंध क्या होता है इस बात को हम यहां पर समझते हैं। संबंध क्या, संबंध समझते कि संबंध क्या होता है। अब आए हम अपने मेन टॉपिक पर। क्यों, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम क्या है, संबंध और फलन है ना, संबंध एवं फलन। तो पहला टॉपिक है हमारा संबंध, और संबंध पर हम यहां पर चर्चा करते हैं। संबंध क्या होता है, तो सोचने वाली बात यह है कि भैया संबंध होगा किसके बीच में, तो दो समुच्चय हो गए, दो समुच्चय के बीच में संबंध होगा, होगा कि नहीं होगा। अरे दो परिवार है, एक परिवार है ये वाला और एक परिवार है ऐसा ही और एक, ठीक है ना, एक परिवार और है ऐसा, तो दो परिवार है, दो परिवार के बीच में संबंध। अच्छा परिवार का मतलब क्या है, मेरा परिवार का मतलब यह है कि समुच्चय, एक समुच्चय ये है दूसरा समुच्चय भी है। मैंने परिवार का नाम इसलिए लिया कि परिवार में भी और समुच्चय में भी सदस्य होते हैं। परिवार में भी सदस्यों के बीच में संबंध होता है, कोई किसी का पिता है, कोई किसी की माता है, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी की बहन है। परिवार में संबंध होते ही ना। अच्छा दो परिवार है उनके बीच में भी संबंध होता है, कोई चाचा है, कोई चाची है, कोई कजन है, कोई कुछ है, ऐसा अलग अलग संबंध होते हैं, कोई बड़ा भाई है, कोई छोटा भाई है, ऐसा। तो मान लिया जाए कि यहां पर मेरे पास में ए बी सी ऐसे ये परिवार है और इसके अंदर कुछ सदस्य रहते हैं, और ये दूसरा सदस्य है
मान लिया जाए पी क्यू आर ऐसे कुछ सदस्य है, हो सकता है कि नहीं? क्या संबंध हो सकता है? तो संबंध की अगर बात करेंगे तो हो सकता है कि इसका इससे कोई संबंध हो, इसका इससे कोई संबंध हो, इसका इससे संबंध हो। अधिकतम संबंध कितने हो सकते हैं? देखो, इसका इससे संबंध हो, 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 इसका इससे संबंध हो। ऐसा हो सकता है। या तो ऐसा हो सकता है कि इसका इससे संबंध है, केवल ये इसका दोस्त है, और कोई जरूर थोड़ी है कि घर के परिवार वाले हो, दूर के भी हो सकता है कि इसका ये दोस्त है और इसके पापा का भी उसके पापा से दोस्ती है, लेकिन इसकी मम्मी की इसकी मम्मी से दोस्ती नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इसका ये दोनों दोस्त है और मम्मी पापा, ये दोनों के मम्मी पापा एक दूसरे को पहचानते ही नहीं है। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है भाई। तो कितने संबंध हो सकते हैं, इन बातों को आप यहां पर समझिए। संबंध तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो संबंध क्या होगा, तो हम यहां पर बोलेंगे कि जो संबंध होता है, जिसको रिलेशन बोला जाता है और उसको आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो ये जो संबंध होता है ना, ये उप समुच्चय होता है किसका? किसका? कार्तीय गुणन का, ए क्रॉस बी का। समझ में आई बात? अब फिर से और एक बार समझो। ये जो संबंध होगा, संबंध को आर से प्रदर्शित किया जाता है, ये होता है कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होता है। मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। मान लिया जाए कि मेरे पास में एक समुच्चय है ए, और ए में क्या है? ए कामा बी दो अवयव है, और दूसरा समुच्चय है बी, और बी में पी कामा क्यू कामा आर है। ऐसे दो समुच्चय है। बात को समझना आप। कार्तीय गुणन क्या होता है, पहले इस बात को हम समझ भी चुके हैं, फिर भी और एक बार समझ रहे हैं। मान लिया जाए कि मेरे पास में ए कामा बी है, ए कामा बी है। सिंपल सी बात है, ये है तो ए का इसके साथ होगा, ए का इसके साथ होगा, ए का इसके साथ होगा। मतलब ए कामा पी, ए कामा क्यू, ए कामा आर, फिर बी कामा पी, बी कामा आर, और सर्पाकार कोष्ठक बंद। तो ये क्या हो गया? कार्तीय गुणन हो गया। अब इस कार्तीय गुणन का कोई भी उपसमुच्चय उठा लो, इस कार्तीय गुणन का कोई भी उपसमुच्चय उठा लो, तो वह जो उपसमुच्चय होगा वो क्या होगा? कहने का मतलब आर बराबर इसे एक संबंध हो सकता है कि ए का पी से हो, बस, इसके अलावा कोई संबंध ही नहीं है। अच्छा, संबंध ऐसा भी हो सकता है कि ए का पी के साथ में संबंध है और बी का क्यू के साथ में संबंध है, बस। अरे ये दोनों एक दूसरे के दोस्त है, और ये दोनों दो एक दूसरे के दोस्त है, ऐसा हो सकता है। बाकी दोनों के परिवार के बाकी के सदस्य एक दूसरे को पहचानते ही नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आर बराबर से सबका सबसे संबंध है, पूरे के पूरे को उठा लो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि संबंध तो कुछ भी हो सकता है, तो होगा क्या? इसका उप समुच्चय होगा। तो कितने संबंध हो सकते हैं? संबंधों की संख्या बताइए। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसके उप समुच्चय कितने हो सकते हैं? क्यों? इस ए क्रॉस बी के उप समुच्चय कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते बताओ? तो आपको मालूम होगा, समुच्चय में हमने बात की थी। अरे इस समुच्चय में कितने अवयव है? पहले तो ये देखो, 1 2 3 4 5 6। कितने अवयव है? 6 अवयव है। और किसी समुच्चय में जितने भी अवयव होते हैं उसके उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है? 2n। मतलब 2 की घात, जितने भी अवयव है उसको 2 की घात में लिख दो। तो इसके उप समुच्चय कितने हो गए?
कुल संबंधों की संख्या, तो हम यहां पर बोलेंगे 2 अगर मान लिया जाए कि n a इसमें अवयव की संख्या सपोज क्या करें 2 है ना, और इसमें अवयव की संख्या कितनी है b में 3 है, तो a क्रॉस b में अवयव की संख्या कितनी होगी 2 गुणित 3, अरे 6 होगी कि नहीं, देखो ना गिन लो ना आप, 1 2 3 4 5 6, तो कितनी होगी 6 होगी। तो फिर इसके उप समुच्चय कितने होंगे, तो इसके उप समुच्चय होंगे उप समुच्चयों की संख्या, संबंधों की उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, बराबर से 2 की घात m गुणित n, या तो आप ये बोल दो कि दोनों का गुणनफल कितना है 6 है, तो ये हो जाएगा 64, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 मतलब 6 बार, तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। बस मतलब अभी तक ओवरऑल हमने क्या क्या पढ़ा, समुच्चय क्या होता है, समुच्चय को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, उसमें जो अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, समुच्चय के उप समुच्चय क्या होते हैं, समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, कार्तीय गुणन क्या होता है, ये सारी बातें आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। कार्तीय गुणन क्या होता है, कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या कितनी होती है, और कार्तीय गुणन में जो अवयव होते हैं और कार्तीय गुणन के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है। तो जितनी कार्तीय गुणन के उप समुच्चयों की संख्या होगी उतनी ही संबंधों की संख्या होगी, मतलब संबंधों की संख्या, ठीक है, संबंधों की संख्या बोल सकते हैं हम, संबंधों की संख्या ऐसा बोलो आप, संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या बराबरी से कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन के उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या, ये दोनों क्या होती है बराबर होती है। इसकी कार्तीय गुणन के समुच्चयों का कार्तीय गुणन देखेंगे हम यहाँ। कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या माना ये तथा भी 2 अरिक्त परिमित समुच्चय, भैया परिमित होना चाहिए ना, कार्तीय गुणन तो करते ही रहोगे कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो 2 अरिक्त परिमित समुच्चय है जिसमें अवयव की संख्या क्रमशः m और n है। मान लिया जाए कि मेरे पास में समुच्चय ये है जिसमें कितने अवयव है, m अवयव है, और दूसरा समुच्चय है b जिसमें क्या है अवयव की संख्या कितनी है n है। तब a क्रॉस b में क्रमित युग्म होंगे, तब a क्रॉस b में कितने युग्म होंगे, यानी कि कितने अवयव होंगे, m इंटू n, समझ चुके। अरे इसमें m अवयव है, इसमें n अवयव है, सभी का सभी के साथ होगा कि नहीं, हाँ। और इसके कुल उप समुच्चय की संख्या कितनी होगी, उप समुच्चय किसके, a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या, इसकी संख्या कितनी होगी, तो आपको मालूम है कि इसकी संख्या होगी 2⁻mn। चूंकि a क्रॉस b के अवयव के प्रत्येक उप समुच्चय a से b में संबंध होगा, तो a से b में कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी इतनी होगी, मतलब a से b में संबंधों की संख्या इतनी ही होगी और उप समुच्चयों की भी संख्या a क्रॉस b में इतनी ही होगी। तो इस बात को नोट कर लो और ये उदाहरण आप लिख लेना, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, और इसमें 3 चीजें दिखाई दे रही है आपको, 2 ही दिख रही हो ऐसे तो। संबंध का डोमेन, डोमेन बोला जाता है इसको,
वैसे देखा जाए तो डोमेन क्या है, अंग्रेजी वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, और डोमेन को ही प्रांत बोला जाता है। नोट कर लेना, क्या बोला जाता है, डोमेन को प्रांत बोला जाता है। डोमेन पॉपुलर वर्ड है, हिंदी में भी डोमेन ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एग्जाम में अगर पेपर में अगर डोमेन लिखाता है या प्रांत लिखाता, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। और यहां पर रेंज लिखा है, रेंज को परिसर बोला जाता है हिंदी में, परिसर। तो याद रहे कि रेंज अगर लिखा दिखे पेपर में तो उसका मतलब परिसर ही होता है। कई बार परिसर लिखा जाता है, कई बार रेंज लिखा जाता है। तो डोमेन यानी कि प्रांत, रेंज मतलब परिसर। और एक नाम होता है सह प्रांत या सह को डोमेन बोला जाता है, को डोमेन। इसको ऐसा लिखा जाता है को डोमेन, और इसको बोला जाता है सह प्रांत, सह प्रांत। तो ये तीन वर्ड है, तीनों की मीनिंग हमें यहां पर समझना है, अच्छे से समझ लेना, मजा आ जाएगा। मतलब यानी ये ऐसा टॉपिक है जिसकी आपको बेहद जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। अब मैं यहां पर वेन डायग्राम बना रहा हूं। एक तो ये हो गया ऐसा। मान लिया जाए कि मेरे पास में एक समुच्चय ये है, दूसरा समुच्चय बी है, दो समुच्चय है। अच्छा, समुच्चय को मैं सर्पाकार कोष्ठक के अंदर बंद कर रहा था ना, उसी को आप वेन आलेख के द्वारा ऐसा प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है ना। 11th में पढ़ा होगा आपने। अरे भाई, समुच्चय है मेरे पास में, ए बराबर से सपोज करें कि ए कामा बी कामा सी है। यहां पर क्या हुआ, ए कामा बी कामा सी है। तो इस समुच्चय को ऐसा प्रदर्शित करो चाहे ऐसा प्रदर्शित करो, तो दो तरीके हैं हमारे पास में, ठीक है ना। और बी में मेरे पास में यहां पर है पी क्यू, ऐसा है, क्या है, पी और क्यू है। अब हो क्या रहा, इसका इससे संबंध है, इसका इससे संबंध है, और ये पी क्यू और यहां पर आर भी लिख देता हूं मैं, और इसका इससे संबंध है, और इसके आर से इसका कोई संबंध ही नहीं है। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि भाई सुनो, ये एक परिवार है, इसमें अभय, बबीता और चंदन तीन लोग रहते हैं, और इसमें प्रकाश और क्यू से जो भी नाम है, और आर राकेश है ना। तो ऐसे तीन लोग इसमें रहते हैं। इसका इससे संबंध है, इसका भी इससे संबंध है, दोनों, ये इसको भी पहचानता है, ये भी इसको पहचानता है, और अच्छी दोस्ती भी है। इसकी और इसकी अच्छी दोस्ती है। और इसका ये अवयव ऐसा है कि जिसका इस परिवार से किसी से कोई नाता ही नहीं है, इसने अभी तक देखा भी नहीं है कौन है, तो ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा कोई दोस्त होता है, उसके मम्मी पापा को हमने देखा ही नहीं, उसके भाई को अभी तक हमने देखा ही नहीं है, लेकिन हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है। ऐसा हो सकता ही ना। हाँ, अब देखिए, सबसे पहले डोमेन यानी कि प्रांत, इसको बोला जाता है डोमेन। ये वाला जो अवयव है ना, ये समुच्चय है ना, इसके जितने भी अवयव है ना, ए बी सी, सारे के सारे क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे। क्या हो गए, ए कामा बी कामा सी, ए कामा बी कामा सी। ये बात समझ में आई क्या। जो इधर से इधर संबंध है ना, इधर से इधर संबंध है, अरे इसका ये दोस्त है, इसका ये दोस्त है, इसका इससे संबंध है। आप बोलेंगे कि इधर का इधर से नहीं, इसका इससे संबंध है। तो हो क्या रहा, मतलब ऐसा है ना, इधर से इधर है, इधर की ओर है। तो इसके जितने भी अवयव है ना, सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इसके प्रांत कहलाएंगे। अब परिसर, या इसको बोला जाता है रेंज। रेंज
इसके अवयवों से संबंध रखते हैं उसको परिसर बोला जाता है, रेंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कौन कौन संबंध रखता है भैया? पी का इनसे किसी से संबंध है क्या? हाँ है ना, दो लोगों से संबंध है। क्यू का किसी से संबंध है क्या? हाँ सी से संबंध है। तो इसको बोला जाता है परिसर। कौन बनेगा परिसर? पी का क्यू। अब सहप्रांत, सहप्रांत या कोडोमेन बोला, कोडोमेन। इसके बाद वाले के ऐसे अवयव, देखिए बाद वाले के ऐसे अवयव जो इससे संबंधित है वो भी, और जो इससे संबंधित नहीं है वो भी। कहने का मतलब बाद वाले के सारे अवयव लिख लो आप। बाद वाले के सारे अवयव मतलब पी, क्यू और आर, ये क्या कहलाएगा? सहप्रांत। कंफ्यूजन हो गया? थोड़ा बहुत कंफ्यूजन खत्म कर देता हूं मैं। इसके समस्त अवयव प्रांत, इसके समस्त अवयव सहप्रांत। अब हो गया कंफ्यूजन खत्म। इसके सारे अवयव प्रांत, इसके समस्त अवयव सहप्रांत, बस। परिसर, इसके ऐसे अवयव जो इससे कनेक्टेड है, जो इससे संबंध रखते हैं, जैसे पी और क्यू का ही इनसे संबंध है, वो क्या होगा? परिसर होगा। रेंज, ठीक है ना, इनकी रेंज है इनसे संबंध रखने की, है ना। ये यहां तक पहुंच चुके, इनकी रेंज है, अरे ये तो निष्क्रिय है भाई, इनका इससे कोई संबंध ही नहीं है, ऐसा समझ सकते हैं आप, याद रखने की दृष्टि से। आपके मन में बहुत सारे अभी यहां पर प्रश्न आ गए होंगे। आपके मन में ये जरूर आया होगा कि सर अगर यहां पर अगर मान लिया जाए डी भी होता तो ए बी सी तो प्रांत हो जाएगा। डी क्या होगा भाई? डी के साथ, जैसे इसमें ये अकेला छूट गया, इसमें भी ऐसा हो जाए तो एक्चुअल क्या होता है? ऐसी स्थिति आती नहीं है। ऐसी स्थिति आती नहीं है। और एक्चुअल ये जो संबंध का डोमेन और रेंज जो पढ़ा जाता है वो फलन के लिए ही पढ़ा जाता है, फलन में इसकी आवश्यकता ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहां पर जो डी लिखा था मैंने, जिसका इससे कोई संबंध नहीं, ऐसी सिचुएशन नहीं आती है, इसलिए हम यहां पर ऐसा सोचेंगे भी नहीं। आप तो ये मान के चलो कि इसके समस्त अवयव का इससे किसी न किसी से कोई नाता होता है, तो इसके समस्त अवयव क्या हो गया? प्रांत हो गया। इसके समस्त अवयव स्वप्रांत हो गया। इनका इनसे जिनसे संबंध है ये क्या हो गई? इसकी रेंज हो गई, ठीक है। अब इसका इससे संबंध है, हाँ है, तो इसका यह क्या कहलाएगा? इमेज कहलाएगी। क्या बोलेंगे? इमेज। क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। इसका ये क्या है? प्रतिबिंब है, ठीक है। और इसका ये कौन है? प्री इमेज है, मतलब पूर्व प्रतिबिंब है। देखना फिर से और एक बार, मैं इसका इससे संबंध है ना, हाँ है, तो इसका ये क्या कहलाएगा? इमेज कहलाएगी। ये क्या कहलाएगा? इसका प्रतिबिंब कहलाएगा। और इसका ये पूर्व प्रतिबिंब, अरे पहले है ना भाई, इधर से इधर चल रहा है, इसलिए इसका ये क्या है? पूर्व प्रतिबिंब है। सेम इसकी ये क्या होगी? प्रतिबिंब होगा। ये इसका भी प्रतिबिंब होगा, और ये क्या होगा? इसका पूर्व प्रतिबिंब होगा। इसका ये प्रतिबिंब होगा, इसका ये पूर्व प्रतिबिंब होगा। इसका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, इसका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। बस ये बात को याद रखना आप, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। संबंधों का डोमेन तथा रेंज, यहां पर परिभाषा लिखिए, एक बार पढ़ के बता रहा हूं मैं आपको। माना आर ए से बी में एक संबंध है, ए से बी क्या है? एक संबंध है, तब आर के अंतर्गत लिखे गए सभी क्रमागत युग्मों के प्रथम अवयव समुच्चय आर का डोमेन कहलाता है। यही बात बताई थी मैंने। ए है, बी है,
तो इसके जितने भी अवयव रहेंगे ना, ये सारे अवयव क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे, यानी कि प्रांत कहलाएंगे। और जबकि आर के अंदर के सभी क्रमागत युग्मों के द्वितीय अवयव का समुच्चय आर रेंज कहलाता है। इसके ऐसे अवयव जो इससे संबंध रखते हैं, ये क्या कहलाएगी, इसकी रेंज कहलाएगी। ठीक है। और इसमें और भी अतिरिक्त समुच्चय है, तो ये सारे के सारे क्या कोडोमेन कहलाते हैं। ये बातें हमने समझ ली और इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए ठीक है। अब यहां से हुई मेन बात स्टार्ट। ठीक है। अब देखेंगे हम संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशंस।